हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी के ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, रीट लेवल 1 में जो तीसरी इकाई है उसका जो तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन आज, सहकारी समितियां। इससे पहले हम उद्योगों को और उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, फिर अब तीसरा पॉइंट है सहकारी समितियां, इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ओके दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं अपन सहकारी समितियों पर। सहकारी समितियों में वैसे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ना ज़रूरी है। आपके सिलेबस का जो भी पॉइंट है उन्हें सबको एक बार पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि 4 ऑप्शन आते हैं और हमें एक सही करना होता है। तो एक या 2 बार पढ़ लेने से हमें वहाँ पर याद आ जाता है वो चीज़, हाँ हमने एक बार पढ़ा था, शायद यही होगा। तो हल करने की संभावना, उसे सोल्व करने की संभावना 50-60% ज़्यादा हो जाती है। ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ लेना। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सहकारिता का अर्थ क्या है और उसका महत्व क्या है, उसे जानना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले तो सहकारिता का अर्थ क्या होता है, उसके महत्व क्या है। तो नॉर्मली याद रख लेना, ज़्यादा नहीं है। साधारण शब्दों में संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं, मतलब कि ये देखो, ये संगठित रूप से, जैसे कि 10-15 व्यक्ति आपस में एक साथ अगर कार्य कर रहे हो, संगठित रूप से। साधारण शब्दों में संगठित रूप से एक व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते, उसे हम सहकारिता कहते हैं। मतलब कि कुल मिला के सहकारिता क्या है, संगठित रूप से कार्य करना क्या कहलाता है, सहकारिता। अकेले व्यक्ति के पास अकेले व्यक्ति के पास इतने साधन होते नहीं है अकेले व्यक्ति के पास इतने साधन नहीं होते कि वह अपना आर्थिक विकास स्वयं कर सके, वह स्वयं कर सके। यदि लोग आपस में संगठित होकर किसी कार्य को करते हैं तो बड़े और मुश्किल काम को भी संभव वो कर लेते हैं या संभव हो जाता है। इस प्रकार लोग आपस में मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने व विकास का प्रयास करते हैं। सहकारिता में समाज के निर्धनतम एवं कमजोर व्यक्ति का हित भी निहित होता है। कुल मिला के संगठित रूप से किसी कार्य को करना, और जब संगठित होता है तो उसमें किसी गरीब का, किसी निर्धन का भी विकास हो जाता है, कमजोर व्यक्ति का भी विकास हो जाता है। ठीक है, और काम भी आसानी से हो जाता है। यही एक प्रकार से क्या है, सहकारिता है ना। उसके बाद सहकारिता के मूल तत्व क्या क्या है, तो देखो, पहला, सहकारिता में सदस्यता स्वैच्छिक होती है। मतलब कि आप एक संगठन बना रहे हो, है ना, एक कोई सहकारी समिति बना रहे हो, उसमें सदस्यता क्या होती है, स्वैच्छिक होती है। यदि आप चाहो तो ले सकते हो, ना चाहो तो ना। ठीक है। इसका संचालन एवं प्रबंधन सभी सदस्यों की सहमति से होता है। बिल्कुल, सभी सदस्यों को एक जैसे अधिकार एवं अवसर क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसमें आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ, चौथा पॉइंट है, इसमें आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ नैतिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को भी शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही है, इसमें आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ नैतिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को भी शामिल किया जाता है। सहकारिता के मूल मंत्र है, एक सबके लिए। कितना है, एक सबके लिए और सब एक के लिए, और सबके हित में ही हमारा हित है। मतलब एक है ना, सबके लिए है। देखो, जैसे कि 10-15 का ग्रुप है, तो उनमें एक सबके लिए और सभी एक के लिए, है ना। और सबके हित में ही क्या है, हमारा हित है। ये बात है, ये मूल मंत्र है दोस्तों। सहकारी समिति का गठन किन्हीं समान आर्थिक, इसे इम्पोर्टेंट, जहाँ इम्पोर्टेंट आएगा मैं बता दूंगा, यहाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी सुन लीजिए ना। किन्हीं समान आर्थिक या सामाजिक हित वाले क्रियाकलापों के उद्देश्यों से कम 15 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। तो कम से कम कितने व्यक्ति सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं, तो 15। कितने, 15 याद रखना। ठीक है, किसी भी उद्देश्य को लेकर। ओके, फिर उसके बाद वे उस कार्य के लिए अपने साधन या पूंजी समिति में लगाते हैं। मतलब फिर वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कार्य करना है तो अपना पैसा लगाएंगे, है ना। समिति का पंजीकरण सहकारिता विभाग से करवाया जाता है। उन्होंने समिति बनाई ना, अब समिति का पंजीकरण कौन करेगा, सहकारिता विभाग। पंजीकरण करवा लिया। इसका संचालन सदस्यों में से ही चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा होता है। जैसे 15 है, 15 में से 1 और 2 को चुन लिया कि ये इसका क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे, अध्यक्ष है ना। तो समिति के लिए सभी मिलकर कार्य सब करेंगे, लेकिन अध्यक्ष किसी एक को बना देंगे। समिति के आय व्यय का उचित तरीके से हिसाब किताब रखा जाता है।
ये तो सबको पता है। समिति अन्य स्थानों से भी ऋण और सहायता प्राप्त कर सकती है। जैसे कि 15-20 जने उनको फंड की जरूरत है तो वो किसी भी जगह से क्या ले सकती है, फंड ले सकती है। लाभ हानि में सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि समिति है, समिति का गठन हुआ, इन्होंने इतना पैसा इस किसी कार्य में लगाया, उन्हें हानि हो गई तो सभी के लिए वो हानि, और अगर लाभ हुआ तो सभी के लिए क्या है, लाभ है। क्लियर आप लोगों के। उसके बाद आप लोगों के अपने उद्देश्यों के अनुसार सहकारी समितियां निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है। देखो अलग अलग प्रकार की, जैसे कृषि से संबंधित कृषि सहकारी समिति, दूध से लेकर कोई बनाई गई समिति दुग्ध सहकारी समिति, गृह निर्माण सहकारी समिति, वापिस आप लोगों के गृह निर्माण सहकारी समिति दोबारा रिपीट हो गया है। उसके बाद है आप लोगों के सहकारी साख एवं बचत समिति, क्रय विक्रय सहकारी समिति। ये प्रमुख समितियां हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों के अलग अलग उद्देश्य, कृषि से संबंधित और दूध से संबंधित, गृह निर्माण से संबंधित, सहकारिता साख से और बचत से संबंधित, लेन देन से संबंधित समिति बनाई जा सकती है। उसके बाद है राजस्थान में सहकारिता के विकास पर एक दृष्टि। अब दोस्तों यहाँ से आप लोगों के थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाइए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि राजस्थान के सहकारिता के विकास पर एक दृष्टि, तो मतलब इतिहास की कोई चीज आएगी जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन का विकास विशेषतः एकीकृत राजस्थान के निर्माण के बाद ही संभव हो पाया। जब राजस्थान का एकीकरण हो गया उसके बाद ही सहकारिता का विकास संभव हो पाया। वैसे इसका प्रारंभ केंद्रीय प्रशासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, राजस्थान में अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा। आदि में 1904, कब, आदि में 1904 से हो गया था। मतलब कि जो इसका प्रारंभ है ना सहकारिता आंदोलन का, इसका प्रारंभ अजमेर मेरवाड़ा में 1904 में ही हो गया था। पूर्व रियासतों में कौन कौन सी, भरतपुर में 1915, कोटा में 1916, बीकानेर में 1920, अलवर में 1935, जोधपुर और जयपुर में 1943 में। देखो दोस्तों सारी चीजें बता के रखी है इन्होंने। जैसे कि आप लोगों के भरतपुर हो गया, भरतपुर में कब, 1915, कोटा में 1916, बीकानेर में 1920, वापिस भरतपुर में 15, कोटा में 16, बीकानेर में 20, अलवर में 35, 1935, जोधपुर व जयपुर में 1943 तथा तत्कालीन मत्स्य प्रदेश में 1948 में सहकारिता प्रारंभ हुआ। मत्स्य प्रदेश में वैसे तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर भी हो जाएगा, याद रख लेना, है ना। तो इन सब में आप लोगों के 1948 में सहकारिता का क्या होता है, प्रारंभ। ठीक है, यहाँ से देख लो, अजमेर मेरवाड़ा 1904, भरतपुर 1915, कोटा 1916, बीकानेर 1920, अलवर 1935, जोधपुर जयपुर 1943 में, तथा तत्कालीन मत्स्य प्रदेश में 1948 में सहकारिता का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। राज्य के अन्य भागों में आजादी से पहले सहकारिता आंदोलन की शुरुआत नहीं हो पाई थी। अन्य भागों में नहीं हो पाई थी, लेकिन जहां जहां मैंने बताया अभी आप लोगों के, वहां हो गए थे, अजमेर मेरवाड़ा, भरतपुर, ठीक है, कोटा, बीकानेर, अलवर। ओके, अगला पॉइंट है, सन 1953 में राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम अस्तित्व में आया। ये इंपॉर्टेंट है कि सहकारिता या सहकारी समिति अधिनियम अस्तित्व में कब आया, तो 1953 में, जिसे सन 1957 में अजमेर, सुनेल व आबू में लागू किया गया। जिसे 1957 में अजमेर, सुनेल और आबू में लागू किया गया। तो सन 1953 में राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसे 1957 में, जैसे 1953 वाली सहकारी समिति अधिनियम को 1957 में कहाँ कहाँ, अजमेर में, सुनेल में, आबू में लागू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कि राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम को कहाँ लागू नहीं किया गया था 1957 में, तो अजमेर में, सुनेल में, आबू में और कोटा में। तो कहाँ नहीं, कोटा में, अजमेर, सुनेल और आप लोगों के आबू। क्लियर। अगला, 1956 में पृथक से भूमि बंधक बैंक अधिनियम लागू किया गया। एक अलग से आया, पृथक से भूमि बंधक बैंक अधिनियम लागू किया गया। वर्तमान में राज्य में जो सरकारी कानून लागू है वह अक्टूबर 1956 में अस्तित्व में आया था। वर्तमान में जो कानून लागू है ना, ठीक है, वर्तमान राज्य में सहकारी जो कानून लागू है, ठीक है, वह अक्टूबर 1956 में अस्तित्व में आया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रख लेना कि वर्तमान में सहकारी कानून किस अधिनियम के तहत, तो 1956, ठीक है, 2 अक्टूबर 1956 में अस्तित्व में आया, वह वाला कानून लागू है, सहकारी कानून के लिए। अगला, राज्य में
अगला पॉइंट है आप लोगों के, राज्य में अधिकांश सहकारी समितियां जयपुर, जोधपुर, अलवर व बीकानेर जिलों में पाई जाती है। सहकारी समितियों में सर्वाधिक संख्या गैर कृषि गैर साख समितियों में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा सहकारी समिति कौन सी? गैर कृषि वाली, ठीक है, और गैर साख समिति की पाई जाती है। ये गैर कृषि श्रेणी की समितियां होती है तथा इनका कार्य साख के अलावा अन्य क्षेत्रों में होता है, जैसे उपभोक्ता भंडार, भवन निर्माण सहकारी समितियां, औद्योगिक सहकारी समितियां। तो ये सब ज़्यादातर इसके अंदर सहकारी समितियां इनकी बनी हुई थी। गैर कृषि भंडार वाली, भवन निर्माण सहकारी समितियां, औद्योगिक सहकारी समितियां। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं की प्रगति का परिचय फैला। कौन कौन सी? जैसे कि कृषिगत साख है, ये आप लोगों के अल्पकालीन भी होती है, ये मध्यकालीन भी होती है और दीर्घकालीन भी होती है। शहरी साख, कृषिगत साख और शहरी साख। दूसरी, कृषिगत विपणन, जहाँ बिजनेस होता है, जैसे राजफेड, क्रय विक्रय सहकारी समितियां। विपणन यानी कि जो बिजनेस हो जाता है व्यवसाय वाला, वो। उसके बाद है तीसरा, सहकारी प्रोसेसिंग समितियां, ये भी इसके अंदर पहली है, राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड रीजनिंग मिल्स फेडरेशन, स्पिन फेड। तो याद रख लेना दोस्तों, स्पिन फेड के बारे में तो मैंने आपको उद्योग में भी पढ़ाया था। स्पिन स्पिन फेड मैंने बोला था, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1993 में होती है। ये लिखा हुआ भी, सॉरी यहाँ लिखा भी हुआ है, तो ये देख लो। ये स्पिन फेड 1 अप्रैल 1993, इसको बोलते हैं आप लोगों के जिनिंग एंड प्रोसेसिंग मिल या जिनिंग मिल्स, या फिर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स, ठीक है। स्पिन फेड को क्या बोलते हैं? राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स फेडरेशन, स्पिन फेड। इसके अंदर क्या गया, राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र से संबंधित 3 सहकारी मिल थी। कौन कौन सी? गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गंगानगर हनुमानगढ़, और उसके अलावा थी आप लोगों के गंगापुर, वो भी थी भीलवाड़ा। तो ये आप लोगों के इन तीनों को मिलाकर, गुलाबपुरा, गंगापुर और हनुमानगढ़ वाली को मिलाकर क्या बना दिया गया आप लोगों के? स्पिन फेड, 1 अप्रैल 1993 को, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के दूसरा, गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स, ये भी आप लोगों के इसमें आ जाएगा। श्री गंगानगर का गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स, मतलब कि गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स है ना। उसके अलावा केशोराय पाटन के सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड हो गए। तिलम संघ राजस्थान सहकारी तिलहन उत्पादन फेडरेशन, ये भी इसी में आ जाएगा सहकारी समितियों में। श्री गंगानगर सहकारी तिलहन प्रोसेसिंग मिल्स लिमिटेड गजसिंहपुरा गंगानगर, ये भी इसमें है। उसके बाद आप लोगों के ये हो गए है ना पॉइंट। सहकारी प्रोसेसिंग समितियां हैं ये 1, 2, 3, 4 और 5। कौन कौन सी? सबसे पहले तो स्पिन फेड हो जाएगी, है ना। स्पिन फेड में क्या क्या हो जाएंगे? गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गंगापुर भीलवाड़ा और गंगानगर हनुमानगढ़, है ना। श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स, केशोराय पाटन की सहकारी चीनी मिल्स तिलम संघ, और श्री गंगानगर सहकारी तिलंग प्रोसेसिंग मिल्स, और राज्य ये 5, सॉरी ओनली फॉर 5, है ना। ये 5 किस में आ जाएंगे? प्रोसेसिंग में। कौन से प्रोसेसिंग में आ जाएंगे? सहकारी प्रोसेसिंग समितियों के अंदर। अब अपना चौथा पॉइंट है, राजस्थान या राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ या कॉनफेड व जिला स्तर के होलसेल के सहकारी भंडार। पांचवा है आवास सहकारिता हाउसिंग फेडरेशन, ये मकान बनाते हैं, आवास सहकारिता, है ना। और फिर दे देते हैं उन्हें। महिला सहकारिता, महिलाएं आपस में मिलकर पैसे का लेन देन करती है, वो महिला सहकारिता। उसके बाद डेयरी या दुग्ध उत्पादक सहकारिता है, आठवां है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड। नौवां है राजस्थान जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी संघ लिमिटेड, राजस्व संघ। 10वां है राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड। उसके बाद 11वां है आप लोगों के राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ एवं ऊन फेडरेशन लिमिटेड। नीचे विभिन्न प्रकार के सहकारी गतिविधियों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया तथा बाद में समग्र सहकारी विकास की परियोजनाओं व कर्मचारियों प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम का उल्लेख करके राज्य सहकारिता आंदोलन को अधिक सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए। तो अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट और बचा है आप लोगों के लिए, जैसे कि आप लोगों के कृषिगत वाली चीजें, जैसे कि प्राथमिक अपन ने सारी पढ़ी ली, अकृषिगत, है ना। तो कृषिगत के अंदर क्या आएगा? तो प्राथमिक कृषिगत सहकारी शाख की व्यवस्था, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर कृषिगत सहकारी शाख की आवश्यकता। कृषिगत अल्पकालीन शाख
कौन सा अल्पकालीन, मध्यमकालीन, दीर्घकालीन ऊपर बताया था मैंने। तो कृषिगत अल्पकालीन साख की व्यवस्था 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों व 5259 या 5259 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से फसली कार्यों के लिए उपलब्ध की जाती है। देखो कितनी बड़ी बात है ये। देखो प्राथमिक कृषिगत सहकारी साख की व्यवस्था है, देखो कितने आप लोगों के ये अल्पकालीन साख है, जबकि 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों कितने 29 और 5259 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से फसली कार्यों के लिए उपलब्ध की जाती है। जैसे आपको ऋण विण लेना है, पैसा लेना है। मध्यमकालीन ऋण तो ये 15 महीने से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाती है। कृषि व गैर कृषि क्षेत्र दानों के या दोनों के लिए दिए जाते हैं, मतलब कि कृषि के लिए भी और गैर कृषि, जो कृषि कार्य या गैर कृषि कार्य दोनों के लिए दिए जाते हैं। कौन से आप लोगों के मध्यकालीन ऋण। और सहकारी किसान क्रेडिट तो राजस्थान में किसानों को फसली ऋण व अन्य आवश्यकताओं के लिए दीर्घकालीन लंबे समय वाले को छोड़कर, है ना, ऋण देने के लिए सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड देने की सुविधा प्रारंभ की गई है। यदि आप लोगों को अल्पकालीन या मध्यमकालीन ऋण लेना है तो सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड से आप ऋण ले सकते हो। अविका क्रेडिट कार्ड योजना, एक और योजना अविका क्रेडिट कार्ड योजना। तो यह योजना भेड़ पालकों को, अविका जानते हो ना, अविका नगर भेड़ अनुसंधान केंद्र, है ना, तो इसी वजह से आया है वो। ठीक है। तो आप लोगों के पशुधन के लिए चारा, दवाई आदि के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु 2004-5 में लागू की गई थी अविका कार्ड क्रेडिट योजना, अविका क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, इसमें याद रख लेना है भेड़ पालकों के लिए। ओके। उसके बाद है राजस्थान में सहकारिता ढांचे की वर्तमान स्थिति, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। राज्य में 37 सहकारी थोक भंडार जिला स्तर पर कार्यरत। कितने थोक भंडार? 37। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, राजस्थान राज्य सहकारिता उपभोक्ता संघ लिमिटेड कौनफे या आप लोगों के कौनफे उपभोक्ता क्षेत्र में शीर्ष संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। क्लियर। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड उपभोक्ता क्षेत्र में शीर्ष संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उपभोक्ता क्षेत्र की शीर्ष संस्था कौन सी है, तो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड। उसके बाद बात की जाए अपने राजस्थान सहकारी आवास संघ 1970 में स्थापित हुआ था। राजस्थान सहकारी आवास संघ कब स्थापित हुआ? 1970 में। यह प्राथमिक कृषि साख समितियों की दीर्घकालीन ऋण मुहैया कराता है। मतलब कि प्राथमिक कृषि साख होते हैं ना, जो प्राथमिक स्तर पर कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, उन्हें लंबे समय के लिए क्या उपलब्ध कराता है? ऋण उपलब्ध कराता है। कौन? राजस्थान सहकारी आवास संघ 1970। ताकि सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध कराए जा सके, क्योंकि आप लोगों की सिंपल सी बात है, जो कृषि करने वाला और है वो कहाँ पर रहेगा, तो उन्हें सस्ती दरों पर क्या उपलब्ध कराया जाए, आप लोगों के मकान उपलब्ध कराए जाए। ठीक है। ओके। मकानों की मरम्मत के लिए भी कर्ज दिया जाता है ना। उसके अलावा RSHF की इस शेयर पूंजी में राज्य सरकार का जो भी योगदान होता है। सहकारी प्रेस एक शीर्ष संस्था है। सहकारी आप लोगों के जो प्रेस है वो शीर्ष संस्था है। ये राजस्थान सहकारी आवास संघ, राजस्थान सहकारी आवास संघ, ये RCHF यानी कि राजस्थान सहकारी आवास संघ। ठीक है। और आप लोगों के उसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, सहकारी प्रेस की शीर्ष संस्था यह सरकारी विभाग को उत्तम श्रेणी का प्रिंटिंग सामान उपलब्ध कराती है। कौन? यही आप लोगों के राजस्थान सहकारी आवास संघ। क्लियर। उसके बाद शहरी सहकारी बैंक, इसके अंतर्गत 3 रेलवे कर्मचारी सहकारी, देखो शहरी सहकारी बैंक में इसके अंदर 3 रेलवे कर्मचारी, वेतनभोगी सहकारी बैंक एवं 6 महिला सहकारी बैंक आते हैं। इन्होंने बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान की है। वापिस एक बार देख लो, शहरी सहकारी बैंक में क्या होगा, इसके अंदर तो 3 रेलवे कर्मचारी। ठीक है। कितने? इसके अंदर 3 तो रेलवे कर्मचारी होंगे। और वेतनभोगी सहकारी बैंक, कौन सा भोगी? वेतनभोगी सहकारी बैंक एवं 6 महिला शहरी सहकारी बैंक आते हैं। ये आप लोगों के इसके अंदर आते हैं। 6 रेलवे कर्मचारी वेतनभोगी सहकारी बैंक, 3 तो रेलवे कर्मचारी वेतनभोगी सहकारी बैंक, रेलवे कर्मचारी, है ना। और उसके अलावा 6 महिला शहरी सहकारी बैंक आते हैं। इन्होंने बैंकिंग की सुविधा प्रदान की शहरी सहकारी बैंक ने। उसके बाद स्टोरेज की बात की जाए तो स्टोरेज में आप लोगों के ज़्यादा नहीं है। राज्य में 8657 गोदाम सहकारी समितियों संगठनों के तहत कार्य का संपादन कर रहे हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों प्राथमिक कृषि साख समितियों, ये
प्राइमरी एग्रीकल्चर, ठीक है, आप लोगों की समिति। तो ये नॉर्मल है। प्राथमिक कृषि साख समितियों व राष्ट्रीय कृषि साख या विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गोदाम बनाने हेतु दर्ज। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके यहाँ आपके आसपास कोई ना कोई गोदाम बना हुआ होगा, तो वही गोदाम स्टोरेज बनाने का कार्य भी कौन करती है? सहकारी समितियां। कौन करती है? सहकारी समिति। और राज्य में कितने गोदाम है? 8,657। आपके आसपास गवर्नमेंट कोई गोदाम है तो वो 8,657 में आएगा। क्लियर। उसके बाद परीक्षा की दृष्टि से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये थोड़ा याद रख लेना कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा कब दिया, तो 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान भाग 9B जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भाग 9B जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन 97 के थे, भाग 9B जोड़ा गया। इस भाग के अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड एच से 243 जेड टी तक सहकारी समिति के बारे में प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 243 जेड एच के तहत, अनुच्छेद 243 जेड एच के तहत प्राधिकृत व्यक्ति बोर्ड, सहकारी समिति, बहुराज्यिक सहकारी समिति, पदधारक, रजिस्ट्रार, राज्य अधिनियम, राज्य स्तरीय सहकारी समिति को परिभाषित किया गया है। कुल मिला के सहकारी समितियों के बारे में विशेषताएं लिखी हुई है ना। उसके बाद अगला है 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। इसने बोल के रखा है सहकारी समितियों में आप लोग निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है अधिकतम, जिसमें एक स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 2 स्थान महिला सदस्यों के लिए। 21 में तो एक SC या ST और एक महिला के लिए, ठीक है। उसके बाद बात की जाए सहकारी समिति का कार्यकारी अधिकारी। सहकारी समिति का जो कार्यकारी अधिकारी होता है, फंक्शनल डायरेक्टर्स होता है, वो बोर्ड के सदस्य ही होते हैं। उसकी गणना निदेशक बोर्ड की अधिकतम संख्या 21 में नहीं की जाती, मतलब 21 के अलावा जो अधिक होगा, ठीक है, जो होगा वही कार्यकारी अधिकारी होगा ना, वो 21 में नहीं आएगा। राजस्थान सहकार पोर्टल, ये सहकारिता विभाग को विभिन्न योजनाओं के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म राजस्थान सरकार पोर्टल शुरू किया गया है। उसके बाद है आप लोगों की लास्ट पॉइंट, ज्ञान सागर क्रेडिट योजना। राज्य में ग्रामीण एवं शहरी छात्र छात्राओं को व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए छात्रों और अभिभावकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, किसके माध्यम से? ज्ञान सागर क्रेडिट योजना के माध्यम से। तो दोस्तों ये पूरा पढ़ा है और टाइम लगा है लगभग 20 से 25 मिनट। तो इसके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? हाँ, क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन बनेगा जैसे कि एक तो राजस्थान सरकारी आवास संघ 1970, उसके अलावा आप लोगों के राज्य में 37 सहकारी थोक भंडार जिला स्तर पर कार्यरत है। ओके, अभी का क्रेडिट योजना भेड़ पालकों के लिए है। और सहकारी किसान क्रेडिट योजना ये दीर्घकालीन को छोड़कर बाकी सभी को ऋण देती है, और कृषिगत वाली प्राथमिक को और मध्यकालीन ऋण अवेलेबल करा ही देती है आप लोगों के। बाकी ये प्रमुख जो भी आप लोगों के सहकारी संस्था है, ये इनको भी 1-2 बार पढ़ लेना है। ओके, उसके बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन है, वर्तमान में जो सहकारिता के जो कानून लागू है ना, वो कौन से ईयर के अधिनियम के तहत है ना, ठीक है, वो कौन से साल के हिसाब से है जो कानून लागू हुए आप लोगों के, ठीक है। ओके, मतलब राज्य में जो सरकारी कानून लागू है ना, वो आप लोगों के कब अस्तित्व में आया था, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उसके अलावा और ज़्यादा इसके अंदर पढ़ने का नहीं है, नॉर्मल याद रख लेना, है ना। तो आप लोग लास्ट में क्वेश्चन का जवाब देना कि वर्तमान में जो सहकारिता के कानून लागू है वह अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी होगी और कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके अलावा दोस्तों सहकारी समितियों से वैसे क्वेश्चन ज़्यादा बने नहीं हैं, तो लेकिन इस बार थोड़ा सा पढ़ लेना, बन जाएंगे तो एक नंबर से बहुत कुछ हो जाता है ना। तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना है, 20 से 25 मिनट निकाल के 2x की स्पीड में चलाकर पढ़ लेना आप चाहो तो। ओके दोस्तों, धन्यवाद आपका, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।